अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जो कि है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं सर जाफर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के प्रोग्राम के मौजू के हवाले से मैं एक तारुफ देती चलूँ कि आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है ऐसे माँ बाप के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी दोस्तियां करें या अच्छे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वैसे तो दोस्ती की अहमियत जो है इससे हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान बजाते खुद एक सोशल एनिमल है, यानी समाजी हैवान है, और अगर आप इसमें से सोशल निकाल दें तो सिर्फ एनिमल बाकी रह जाता है। यानी मेरा बताने का मकसद ये कि आपकी सोशल एबिलिटीज़ हैं, आपकी सोशलाइजेशन है जो आपको मोर ह्यूमन बनाती है। एक इंसान को इंसान बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन रिश्ते होते हैं वो उसके दोस्तियों के रिश्ते होते हैं, जिनके साथ वो रहकर यानी अपने पीयर ग्रुप से बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है और बहुत सारी ख़राब चीज़ों को अवॉइड भी करता है, और दुख सुख में ये दोस्त ही हैं जो कि हमारे काम भी आते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि साइंस इस हवाले से क्या बताती है कि अच्छे दोस्त की क्या शनाख्त है, अच्छा दोस्त कौन होता है, और ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि समटाइम ऐसा भी होता है कि हम दोस्त के रूप में किसी दुश्मन के साथ स्टेक करते हैं। ऐसी कोई पहचान, कोई क्राइटेरिया, कोई स्केल बताएं जिसमें हमें पता चले कि अच्छा दोस्त फिर कौन से ट्रेट्स का हामिल होता है। जब हम दोस्ती की बात करते हैं या फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो हम हमारी जो इसके साथ जुड़ी फीलिंग्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और वार्म सी हैं और अच्छा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाली हमारी फीलिंग्स हैं। जब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो जब फ्रेंडशिप की बात करते हैं या रिलेशनशिप और ऐसे रिलेशनशिप की बात करते हैं जहाँ पे हम बहुत सुकून तलाश करते हैं, फील करते हैं और लंबे एज के साथ चलने वाले कंपेनियंस हमारे दोस्त साथी होते हैं, तो वहाँ पे साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर ये आपस में मिलते जुलते डेफिनेशन करते नज़र आते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस इसमें नहीं हैं। जब अच्छे दोस्त को देखते हैं तो सबसे पहले ये है कि हम जब दोस्तियाँ बनाते हैं तो हम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के लिए दोस्तियाँ बनाते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक हायरार्की डेवलप होती है जिसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड कहते हैं। मोटिवेशन की हायरार्की है कि इंसान जब अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है तो उसके बाद वो बिलोंगिंगनेस की नीड की तरफ बढ़ता है कि वो पहचाना जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए और वो दूसरों के साथ रिस्पेक्ट करे, वो किसी ग्रुप के साथ जुड़े और जुड़ के फिर ज़िंदगी आगे की तरफ गुजारना शुरू कर दे। अब ये अमल बड़ी शुरू में बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। इंसान की दो लेवल पे बर्थ होती है। पहले लेवल पे वो बर्थ होती है जो उसकी फिजियोलॉजिकल बर्थ होती है, यानी कि बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो लर्न करना शुरू करता है, और दूसरी बर्थ उसकी साइकोलॉजिकल बर्थ होती है जो कि 1.5 साल से शुरू होती है और 3 साल की एज में मुकम्मल होती है। पहली बर्थ में बच्चा अपनी माँ के बॉडी से इंडिपेंडेंसी हासिल करता है और एक इंडिपेंडेंट लिविंग रहना शुरू कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखता है। सेकंड में वो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सीखता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे इंडिपेंडेंट सेल्फ सीखता है और उसके बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है जिनमें दोस्तियां बनाना है। अगर हम अच्छे दोस्तों के ट्रेट्स के हवाले से बात करें कौन से हैं, वो लोग जिनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता हो और वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमें अपनी किसी इनसिक्योरिटी की वजह से ना हो। यानी कि कुछ जगह से हम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लेते हैं कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गैर महफूज फील कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बड़े गैर महफूज फील कर रहे हैं तो हम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वो हमारे वक्ती तौर पे दोस्त होती हैं, हमें अच्छा फील करवाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कोई ना हो जिनके साथ आप अनकंडीशनल लेवल पे वार्म फीलिंग फील कर रहे हो, जो कि पुलिस वालों के साथ तो कतई नहीं की जा सकती। एक सोसाइटी में ये भी पर्सपेक्टिव पाया जाता है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। मेरा जहाँ तक उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मैंने तो वार्म फीलिंग्स को फील किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि वार्म फीलिंग्स नहीं भी आती। लेकिन ऐसा ग्रुप जहाँ पे आप जाके वक्ती तौर पे सिक्योरिटी हासिल करते हैं वो आपको अच्छी फील देता है। उसके अलावा ऐसा ग्रुप जहाँ पे आप परमानेंट अच्छा फील करें, सिक्योर फील करें, ऐसा पर्सन जिसके साथ आप सिक्योर फील करें वो आपका दोस्त है। अब वो आपकी रिस्पेक्ट करने वाला हो। रिस्पेक्ट करने से मुराद ये है कि वो आपके नज़रियात की रिस्पेक्ट करता हो, आपकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपका सेक्ट क्या है, वो चीज़ों से बालातर हो कि एज अ पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने वाला हो। वो बार बार चीज़ कंडीशन लगाने वाला ना हो कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। अच्छा, क्या ज़ात पात और रंग नस्ल और सेक्ट से हट के दोस्तियाँ करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल हट के नहीं है। जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो ये फिर लिमिट्स नहीं बनती। हाँ, अगर कोई समझ सके फील नहीं करता तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो अपने से मिलते जुलते लोगों को दोस्त बनाए और उन्हीं में फील करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा रोशन ख्याल है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट इस तरह से उसके कि वो ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो अगर उसके माइंड में इन चीज़ों के मुतालिक कोई नेगेटिव ख्यालात नहीं हैं, उसने अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखा हुआ है और जदीद
ख्यालात के साथ है तो यकीनन आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें, बल्कि वो आपके बड़े अच्छे दोस्त साबित होते हैं, आपको बड़ा अच्छा सिखाने वाले साबित होते हैं और बड़ी अच्छी कंपेनियनशिप चलती है, क्योंकि उनके माइंड में लिमिटेड बिलीव्स नहीं होते जो कि दूसरे बहुत सारे दोस्तों के होते हैं, जो बार बार आपको तंग करने वाले होते हैं, आपको लिमिट करने वाले होते हैं, आपको बाउंड करने वाले, वो इस तरह के नहीं होते। उसके बाद अच्छा फील करवाने के साथ आपकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखे, आपके बिलीव्स का ख्याल रखे, आपकी इंडिविजुअलिटी का ख्याल रखे, वो बार बार आपको बहुत ज़्यादा कन्फाइंड ना करे, आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश ना करे, खामखा पाबंदियाँ ना लगाए, रिलेशनशिप में सोफोकेशन फील ना करवाए, घुटन सी महसूस ना करवाए, आपको इंडिपेंडेंट लेवल पे ग्रो करने में हेल्प करे आपकी, बजाय इसके कि वो आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, आपके इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट लेता हो, आपके इंटरेस्ट अगर उनसे डिफरेंट हैं तो वो फिर भी उनमें दिलचस्पी का इजहार करता हो, वो आपकी जो फेवरेट गेम्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा हो, खेल रहा हो, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करता हो और अप्रिशिएट करता हो। कमिटमेंट हो, पॉजिटिव इवेल्युएशन हो, रिस्पेक्ट का रिलेशन हो और टेक केयर हो। जब ये चार चीज़ें आ जाती हैं तो फिर एक लॉन्ग रिलेशन हमारा स्टार्ट होता है, कंपेनियनशिप, जिसके बाद ट्रस्ट डेवलप होता है, जिसके बाद हमारी बाकी नीड्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम किसी पर्सन में ये चीज़ देखते हैं और ऐसी खूबियाँ देखते हैं जो हमें अच्छा लगने वाली होती हैं और वो सोशल स्टैंडर्ड्स पे और पर्सनल स्टैंडर्ड्स पे भी पूरा उतर रही होती हैं, तो फिर वो हमारा दोस्त होता है और उसके साथ हम ज़िंदगी में आगे चल सकते हैं। अब ज़िंदगी में जब हम आगे चलते जाते हैं तो फिर आगे फर्दर होप्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ कभी इस तरह से भी होता है कि हमारी गुड क्वालिटीज़ ग्रेजुअली कम होना शुरू होती हैं क्योंकि हम उनकी केयर नहीं करते, और बैड हैबिट्स हमारी ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू होती हैं। तो वो रिश्ते जो पहले अच्छी दोस्ती में कन्वर्ट होते हैं, अच्छी दोस्ती में बदलते हैं, बाद में उनमें गैप आने शुरू हो जाते हैं। एक वजह ये भी है इनकी। ये बात करने का मेरा पर्पज़ ये था कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे आपको संभाले रखना पड़ता है, जिसकी आपको केयर करते रहना पड़ता है। ये बिल्कुल एक पौधे की तरह है, एक बिल्कुल आपके पेट की तरह है, जिसका आप ख्याल नहीं रखते, जिसे आप सिक्योर नहीं करते, तो वो ग्रेजुअली उसकी डेथ हो जाएगी और वो फिर आप उससे महरूम हो जाएंगे। सही, आपने बहुत ही शानदार तरीके से मिसाल दे के समझाया कि वैसे तो हर ही रिश्ते को देखा जाए, हम यहाँ पे ग्रेजुअली जितने रिश्तों के बारे में बातचीत हमने की है उसमें ये पॉइंट जो है वो तकरीबन तमाम ही रिश्तों के लिए अप्लाई किया जा सकता है कि मुसलसल कुछ करते रहने का एक मकाम है जिसमें आप कोई ना कोई एफर्ट पुट इन करते रहते हैं ताकि आप अपने रिश्ते से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मैं स्पेसिफाई करती हूँ आज के प्रोग्राम के मौजू को, अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि पेरेंटिंग के हवाले से हम आज बात करना चाह रहे हैं। तो हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि बतौर वालिदैन यानी पेरेंट्स के तौर पर हम कैसे अपने बच्चों को अच्छे दोस्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट में मदद फराहम कर सकते हैं, यानी माँ बाप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये विश तो अंडरस्टूड है तमाम माँ बाप की होती है कि हमारे बच्चे अच्छे बच्चों की कंपनी में रहें, अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छे दोस्तों के साथ ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। तो इसमें माँ बाप फिर बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं कि वो अच्छे दोस्त मुंतखब करें? अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमारी साइकोलॉजिकल एक बर्थ होती है, जब बच्चा 1.5 साल की एज में आता है तो वो एक ऐसी अटैचमेंट जो कि लॉजिकल अटैचमेंट होती है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि बच्चे को जहाँ से खौफ आता होगा वो इनसिक्योर फील करता होगा, वहाँ से दूर भागेगा। फैमिली में जो लोग उसे डराते हैं या उसे तंग करते हैं वो उनके पास नहीं जाएगा, उनकी दोस्ती उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी जहाँ से वो सिक्योर फील करना शुरू कर देगा, जहाँ से वार्म फीलिंग्स आएंगी। ये तमीज़ रखे बिना कि अब वो फैमिली में कौन सा मेंबर है। ये कहा जाता है कि मदर के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है, लेकिन इस एज में आके अगर मदर के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है तो मदर के अलावा फैमिली में से किसी और के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, तो बच्चा उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये वो एज स्टार्ट हो गई है जहाँ पे बच्चों ने चूज करना शुरू कर दिया अपने रिश्तों को, जो आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा होता कि 1.5 साल का बच्चा अपने लिए रिश्तों का इंतखाब कैसे करना शुरू हो गया है। क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है हमारी, जो हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर बच्चा अपने लिए रिश्तों को चुनना शुरू हो जाता है। इसी एज से सिखाने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि जब बच्चा अपने लिए रिश्तों को चुनना शुरू होता है 1.5-2 साल से, तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम पे सबसे पहले काम करें। बच्चे को वर्दी फील करवाएं, जो वो चुन रहा है
वो कैसे वर्दी है, उसकी ओपिनियन कैसे वर्थफुल है, और वो जो फैसले बना रहा है मजीद कैसे बेहतर बना सकता है। बात बात पे बच्चों को ना करना, डांटना, अब यहाँ से पेरेंट्स का रोल स्टार्ट हो गया। वो बच्चों को खामखा में ना कहें, उन्हें डांटे नहीं, बल्कि उन्हें एक डिफरेंशियल प्रिंसिपल के थ्रू सिखाएं कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं और कौन सी गलत हैं। उस पे बच्चों को कहना ज़रूरी नहीं होता। इस एज में जब आप वर्ड्स बोल रहे हैं शायद उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो आप उस एक्शन के बाद फील करवा रहे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उस पर शाबाश देना, अप्रिशिएट करना और अच्छा फील करवाना, ये बच्चों के लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस को देख के बिहेवियर हमारे मोल्ड हो रहे होते हैं, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं बच्चों को सिखाने के हवाले से। और जिन आप चॉइस पे बच्चों को रोकना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप बैड फीलिंग शो करवाना शुरू कर दें, आप कहना शुरू कर दें कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं नहीं चाह रहा कि आप जैसा अच्छा बच्चा ऐसा कोई काम करे। तो बच्चे देखा तो ये क्या है कि जब बच्चे को आप किसी खास पर्सन से या किसी खास दोस्त से दूर रहने को कहते हैं तो बच्चा उससे छुप के मिलता है या उससे और ज़्यादा चाह के मिलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या फिनोमेना है कि जिसमें आप जितना रोक रहे हैं किसी से बातचीत करने से उतना बच्चा उसकी तरफ राग़िब हो रहा है। जब हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं रवैयों पे तो हमारे रवैये रिबेल होते हैं, इंसानों के रवैये रिबेल होते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, अगर आप बच्चे को ये कह रहे हैं कि बस मैंने कह दिया आपने उस पर्सन से नहीं मिलना, तो फिर बच्चे के माइंड में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप हो जाता है कि अच्छा ऐसा क्या है, आई वांट टू डू इट। एक खाम खा की क्यूरियोसिटी, और बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आगे उन्होंने सीखना बहुत कुछ होता है, तो क्यूरियोसिटी का एक पूरा सैलाब आया होता है उनके माइंड में, तो वो उनकी तरफ जाना शुरू कर देती हैं। अगर आप वहाँ पे बच्चों को लॉजिकली उनसे बात करें और उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप उनसे नहीं मिलें, और अगर आप नहीं मिलेंगे तो उनके अलावा फिर किन पर्सन से आप मिलें, क्योंकि बच्चों ने तो मिलना है किसी से। अगर हम उन पे पाबंदी लगा के उनको बैठा देंगे तो वो बैठ नहीं सकते। अगर हम ये बताएं कि आपने इनसे नहीं मिलना और इनसे मिलना है, और इसके पीछे लॉजिक ये है जब आप इनसे मिलेंगे तो उनके नतायज ये पॉजिटिव निकलेंगे, और वो पॉजिटिव नतायज बच्चे फील भी करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों के बिहेवियर्स को मोल्ड करें, बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल ना करें। ये मैं दोबारा से दोहराता हूँ, बच्चों के बिहेवियर्स मोल्ड किए जा सकते हैं, कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जब हम कंट्रोल करने की तरफ जाते हैं तो फिर रिबेल होता है, फिर रिश्ते टूटना शुरू होते हैं। लेकिन जब हम मोल्ड करने की तरफ जाते हैं तो प्यार से रिश्ते बड़े अच्छे से मुड़ जाते हैं। पेरेंट्स अब बच्चों को कुछ बुनियादी स्किल्स सिखाना शुरू कर दें। जैसे उन्होंने स्कूल में जाना है तो सबसे पहली बात जो पेरेंट अपने बच्चों को सिखाएं वो ये सिखाएं कि उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाना सिखाएं। कि अगर वो स्कूल में या कॉलेज में बहुत छोटे बच्चे हैं, स्कूल में इवन के प्ले ग्रुप में भी जाते हैं और उनसे अगर कोई उनका नाम पूछ लेता है तो कुछ बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये वो पहला सवाल है जिसके लिए मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी हमेशा बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। कहीं पे भी आपने जाना है आप उसके लिए तैयारी कर लें, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। आप बच्चों को ऐसे सवालों की पहले से तैयारी करवा दें। घर में बहुत आपका नाम क्या है, और सिर्फ नाम नहीं पूरा इंट्रोडक्शन बताएं कि मेरा नाम फलां है, मेरे फादर का नाम ये है और मैं प्ले ग्रुप में हूँ, आज मेरा स्कूल में पहला दिन है या दूसरा दिन है या 6 माह मुझे स्कूल में आए हुए हैं, इन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है, ये बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं, घर में मेरी मदर के साथ बड़ी बनती है और मैं अच्छा इस तरह से हूँ कि मैं अपनी सारी बातें अपनी मदर के साथ खुल के कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ उन्हें मुकम्मल आइडिया होना चाहिए कि ये मैं हूँ, उस पैराग्राफ में वो बताएं। उसके बाद बच्चों के इंटरेस्ट को निकालना शुरू कर दें, और जब बच्चे अपने इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे अगर कोई उनका कोई फेवरेट गेम है, 1-2 गेम है, ये इंटरेस्ट पेरेंट्स भी इंड्यूस कर सकते हैं। वो उन्हें कुछ गेम्स ऐसी बजाय इसके कि बच्चे खुद से कुछ चीज़ें सर्च करें, अगर पेरेंट्स उनकी हेल्प कर दें जो सर्च करवाना चाहते हैं तो बच्चे ज़्यादा आसानी से सर्च कर लेंगे और सीख लेंगे, और फिर बच्चे उनकी तरफ आसानी से सीखना शुरू कर देंगे और वो वाली गेम सीखेंगे, वो इंटरेस्ट सीखना शुरू कर देंगे, उनमें उनका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर बच्चों के इंटरेस्ट में मोटिवेट करें। अगर कोई उनसे पूछ लेता है अच्छा आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है या आप क्या करना चाहेंगे, तो बच्चे खुल के बता दें मैं फुटबॉल खेलना चाहूँगा, मैं खाना खाना चाहूँगा, मेरी दिलचस्पी कार्टून देखने में है, मेरी दिलचस्पी ड्राइंग में है, जो एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं। सही। उसके बाद
बच्चों को अब ऐसे बिहेवियर्स के बारे में फर्दर सिखाना शुरू करते हैं जब वो बड़े होते हैं, जैसे गुड टच, बैड टच, जिस पे आपका बड़ा अच्छा शानदार काम है, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताना शुरू कर दें। जैसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलके खेलना और बाउंड्री सेट करना सिखा दें। और फिर उन्हें ये बताएं कि जिन लोगों से आप मिलेंगे वो लोग होंगे जो आपके इंटरेस्ट से मिलते जुलते होंगे, यानी कि जो आपकी दिलचस्पी उनकी भी वही सिमिलर दिलचस्पी होंगी। और साथ में बच्चों को ये भी बताना शुरू कर दें कि लोग मुख्तलिफ दिलचस्पियों के साथ होते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट या बिलीफ आपके साथ मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बैड पर्सन है, इसका मतलब ये है उसकी ओपिनियन डिफरेंट है। अब आप बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर रहे हैं, बच्चों में रोशन ख्याली पैदा कर रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को सीखना शुरू हो जाते हैं, वो दोस्तियां फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाते हैं। लेकिन साइड बाय साइड आप बच्चों को ऐसे बिहेवियर सिखाते जाते हैं जिन्हें हम अपनी माशरती इक़्तिदार भी कहते हैं, जिन्हें पर्सनल वैल्यूज़ भी कहते हैं, जिन्हें पर्सनल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। वो भी पैरेलल साथ में आप सिखाते जाते हैं। जैसे बच्चे को आप ये प्रिंसिपल सिखाते हैं कि दोस्तों में राजदारी होती है, दोस्तों की प्राइवेसी रखनी चाहिए, लेकिन किस हद तक रखनी चाहिए ये भी हमें बताना चाहिए। राजदारी रखना एक अलग बात है, डिसेप्शन में जाना या धोखाधड़ी में आना ये एक अलग बात है। ऐसा ना हो कि आप उसके बिहाफ पे नहीं उसको सिक्योर करने के लिए ऐसी चीजें भी छुपा रहे हैं जो कल को बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो। बिल्कुल। इसमें केयरफुल होने की जरूरत है। ये बाउंड्रीज बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। फिर बच्चों को अपनी लाइफ है उसका आप उन्हें कैप्टन बनाना शुरू कर दें, मास्टर बनाना शुरू कर दें। आप अपनी बॉडी के मास्टर हैं, आप अपनी फीलिंग्स के मास्टर हैं। अगर कोई आपकी फीलिंग्स से एग्री नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, जो कुछ आपने सीखा वो सही है, हो सकता है दूसरे की ओपिनियन डिफरेंट हो। फिर बच्चों में क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारे जो बैड बिहेवियर्स बच्चे सीखना शुरू करते हैं, ऐसे दोस्तों से मिलना शुरू करते हैं तो वो बड़े चैन छबीले से रवैये होते हैं। ऐसे बच्चे जो टेंट्रम बिहेवियर्स के साथ होते हैं, वो उनके पास खिलौने बड़े जानदार से होंगे, वो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें लेके आएंगे। तो ये बच्चे वहाँ पे जाके स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, पेरेंट्स से छुपाना भी शुरू कर दें, उनसे दोस्तियाँ भी बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये पेरेंट्स पहले से बच्चों को बताना शुरू कर दें कि अगर किसी के पास कोई जानदार सा, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉय है, कोई शानदार सी चीज़ है, या कोई बात बड़ी अच्छी करता है या दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, तो वो एक अलग से पर्सन है और वो एक गलत रवैया है। सही रवैये ये वाले होते हैं और वो उनमें अपना इंटरेस्ट सीख करना शुरू कर दें, वो उनमें अपनी बेहतरी को देखना शुरू कर दें और वो उन रवैयों के साथ कंफर्ट फील करना शुरू कर दें। सही। अच्छा, इसमें कोई टीचर्स भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि किस तरह वो बच्चों को दोस्तियों में मदद फराहम करें, कोई उनका भी कोई किरदार हो सकता है? बिल्कुल, टीचर ऑब्जर्वेंट होते हैं, बड़े शार्प ऑब्जर्वेंट होते हैं और अर्ली स्टेजेस पे बल्कि बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है कि वो बच्चों को एथिक्स पे, मोरालिटी पे और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल तरीके से सिखाएं, जिसमें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उनमें एक दोस्तियां बनाना भी है। जैसे स्कूल में ये काम टीचर्स भी कर सकते हैं कि वो बच्चों को 1 by 1 कोई एक ऐसी क्लास या ग्रुप हो सकता है जिसमें वो बच्चों को एक दूसरे से ग्रीट करना सिखाएं, कि एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करना सिखाएं, एक दूसरे के अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको शेयर करना सिखाएं कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो अपने आइडियल्स के बारे में बातचीत करना सिखाएं उनको, और फिर वो अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बातचीत करना सिखाएं। फिर जो बेसिक और वैल्यूज़ हैं वो उनके बारे में, अपनी प्राइवेसी के बारे में ऐसी चीज़ें शेयर करना सिखाएं जहाँ पर उनको बाउंड्री सेट करनी है। और फिर अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई बच्चा विक्टिम बन रहा है, कोई दूसरा बच्चा उसे बुली कर रहा है, उसे खामखा तंग कर रहा है, तो टीचर फिर यहाँ पे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे कि अगर कोई आपको तंग करता है और आप हेल्प सीख करते हैं, आई एम हेयर टू सिक्योर यू, मैं आपकी मदद करने के लिए, मैं आपको सिक्योर फील करवाने के लिए अवेलेबल हूँ। और फिर टीचर अपने एक्शन से इस चीज़ को प्रूव करे। बच्चे बातों से ज़्यादा, हमारे लेक्चर से ज़्यादा एक्शन से सीख रहे होते हैं। सही। जैसे पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि ऐसे दोस्तों के साथ आपने नहीं मिलना जुलना, या स्मोकिंग के बारे में या ड्रग्स के बारे में बातचीत करते हैं, और फिर जब वो देखते हैं कि उनके दोस्त उनके पास आए बैठे हैं, वो स्मोकिंग भी किए जा रहे हैं और बैड माउथिंग भी किए जा रहे हैं, तो बच्चे फिर वो सुने हुए को फॉलो नहीं करेंगे, किए हुए को फॉलो करेंगे। अच्छा, मैं इस पे आपसे डिटेल से पूछना चाहती हूँ कि माँ बाप को फिर बच्चों को सिखाना क्या चाहिए कि बच्चे फिर अच्छे दोस्त पिक करें, अच्छी दोस्तियाँ करें जिनसे वो एक विन विन की सिचुएशन में रहें कि खुद भी फ़ायदा उठाएं और दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाएं, लेकिन यानी एक ट्रू कंपेनियनशिप जो है वो बच्चों को मिल सके। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि अच्छी दोस्ती के असूल होते क्या हैं? सबसे पहले रिस्पेक्ट मेंटेन करने वाला रिश्ता हो,
अब हम जब दोस्ती की बात कर रहे हैं और बच्चों को दोस्त अच्छे चुनने की बात करें तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हम अपने अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। अपने अंदर से मुराद के पेरेंट्स बच्चों को सिखा सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। जब वो रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं कि दूसरों के फीलिंग्स की, दूसरों के एहसासात की रिस्पेक्ट करना आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप उसी चीज़ की डिमांड करना भी सिखाएं। अब बच्चों को ये सिखाएं कि जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करते तो इज्जत एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कह सकते हैं दूसरे पर्सन को, देखिए मैं बड़े प्यार से आपके साथ बात करता हूँ, आप जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बात करते हैं तो मैं हर्ट फील करता हूँ, मैं अच्छा फील नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से क्लास के सामने मुझे नेम कॉल करते हैं, मेरा कोई निकनेम आपने रखा हुआ है, ये मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और फिर आप जैसे अच्छे इंसान से तो ये मैं तवक्को नहीं रखता, और आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मतलब रिस्पेक्ट पहले प्रिंसिपल में ये चीज़ है। दूसरा, प्राइवेसी मेंटेन रखने वाला हो, ट्रस्ट डेवलप करने वाला। प्राइवेसी मेंटेन रखने से मुराद ये है कि बहुत सारी दोस्तों की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे अगर एक दोस्त दूसरे से कैथारसिस करता है, कोई अपनी ऐसी बात बताता है जो वो तवक्को करता है कि राज में रहेगी, तो वो राज को गुड सीक्रेट कीपर्स होंगे और राजदारी का एलिमेंट उनमें हो, यानी कि आपको अगर कोई आपकी प्राइवेसी है और ऐसी प्राइवेसी है जो आपकी जेन्युइन है, रियल है, वो पब्लिक लेवल पे एक्सपोज ना करने वाले हों, गुड सीक्रेट कीपर्स हों। उसके बाद वो खामखा आपके ऊपर पीयर प्रेशर डेवलप करने वाले ना हों, यानी कि पीयर प्रेशर बिल्ड ना करें। और ऐसी चीज़ें जो आपको करने में डिफ़िकल्टी आती है, डिफ़िकल्टी से मुराद जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ कहती हैं कि ये काम मैं नहीं करूँगा, तो वो काम आप ना करें, वो आपके ऊपर पीयर प्रेशर ना करें। जैसे स्कूल में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जैसे दूसरे बच्चे को तंग करना है, उसका बैग चेंज करना है, उसकी बुक्स छुपा देना है, उसका लंच बॉक्स कहीं पे छुपा देना है, वो आपको फोर्स करने वाले ना हो ऐसी वैल्यूज़ में। जहाँ पे आप कहते हैं कि ये काम मैंने नहीं करना, तो वो आपको उसमें तंग करने वाले ना हों। अब बच्चों में ये कर्ज भी होनी चाहिए जो पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर डेवलप करें कि आप अपनी दोस्त से कह सकते हैं कि योर आइडिया इज कूल बट रॉन्ग, कि जो आप आइडिया बता रहे हैं ये बड़ा शानदार है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये गलत है, आई विल नॉट अप्लाई इट, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इसे असर्टिवनेस भी कहते हैं कि आप सही टाइम पे जहाँ पे नो कहना है खुल के आसानी के साथ बड़े रिलैक्स होकर आप नो कह सकें कि ये काम मैंने नहीं करना, ये मेरी बाउंड्रीज में नहीं आता। पीयर प्रेशर बिल्ड करने वाले ना हों, फिर वो आपको मोटिवेट करने वाले हों, और ऐसे हालात में भी मोटिवेट करने वाले हों जहाँ पे आपको लग रहा हो कि कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं कर रहा, और उनकी मोटिवेशन लॉजिकल हो। लॉजिकल, वो ऐसे कामों में आपको अप्रिशिएट ना करें कि अगर आपने कोई शरारत कर दी है तो उस पर वो आपकी अच्छी खासी अप्रिसिएशन कर दें और आपको बड़ा अच्छा फील करवाएं, और अगर आपने कोई अच्छा काम किया और करने में अपना काम रह गए तो उसके बाद कहें कि नहीं आपसे नहीं होएगा, आप छोड़ दें। डीमोटिवेटर्स ना हो, हमेशा मोटिवेट करने वाले, वो आपके लिए खड़े होकर क्लैप करने वाले हों, तालियां बजाने वाले हों, वो आपकी गुड क्वालिटीज़ दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हों, वो आपकी अच्छी मार्केटिंग करे बजाय इसके बैड मार्केटिंग करें। दोस्ती के असूल की जब हम बात करते हैं तो दोस्ती का असूल ये है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। ये एक हाफ स्टेटमेंट है। मुकम्मल स्टेटमेंट ये कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है और ऐसे दोस्तों की सोहबत से पहचाना जाता है जिन्हें वो छोड़ता है, जिन्हें क्विट करता है, यानी कि जिनके साथ वो दोस्ती नहीं बना रहा, इंसान अपनी सोहबत से वहां से भी पहचाना जाता है। सो जो आपका एक अच्छा दोस्त है, या दोस्ती का प्रिंसिपल ये है कि अगर वो आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको डिमोटिवेट भी नहीं करता, अगर वो आपकी गुड मार्केटिंग करता है तो बैड मार्केटिंग भी नहीं करता, अगर वो आपको सिक्योर और तहफ़्फ़ुज़ फील करवाता है तो आपको इनसिक्योरिटी और खामखा में खतरों में और एडवेंचर में आपको फंसाए नहीं रखता। वो बहुत सारे ऐसे काम जो उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनल वैल्यूज़ में आते हैं, आपकी वैल्यूज़ में नहीं आते, तो हो सकता है वो अकेला करे, वो आपको तंग ना करे। तो ये सोशल स्किल ट्रेनिंग बच्चों में भी होनी चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को सिखानी भी चाहिए, और ये बेसिक, ये बच्चों के लेवल के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और बच्चों को एक चीज़ बड़ी खुले दिल से सिखा देनी चाहिए कि दोस्तों की कैटेगराइजेशन होती है, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, जैसे कैटेगरी ए होती है, बी होती है, सी होती है। कौन से वो दोस्त हैं जिनसे आप सलाम दुआ करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उनके साथ कोई आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं स्कूल में, जैसे होमवर्क करने की, ड्राइंग करने की, और उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप वहाँ पे एंड हो गई है क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप की बाउंड्रीज वहाँ तक हैं। कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप मिलते जुलते खेलते हैं स्कूल में, और स्कूल में से आने के बाद आप घर में भी उनसे मिलते जुलते या खेलते हैं। कौन से वो दोस्त हैं जिनके साथ आप अपना लंच बॉक्स भी शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप प्राइवेट
जगहों पे भी जा सकते हैं, प्राइवेट जगहों से मुराद जहाँ पे उन्हें फियर फील होता है, वो अकेले नहीं जाना चाहते, कोई डार्क प्लेस, ऐसी प्लेस जहाँ पे वो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साथी बन के जा सकता है, जिनके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप ऐसी प्रॉब्लम जो दूसरों के साथ शेयर करने में डिफिकल्टी होती है शेयर करें और वो आपको सपोर्ट करें। ऐसे दोस्त कौन से होते हैं? तो कैटेगराइजेशन और इनकी क्वालिटीज सिखा देनी चाहिए। जो भी हमने शेयर की, ये पेरेंट्स को बड़े खुले दिल से सिखा देनी चाहिए कि ये 3 कैटेगरीज यूजुअली दोस्तों की होती हैं कि आपने खाली सलाम दुआ किन के साथ रखनी है और उनको ज़्यादा फ्री नहीं होने देना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी है, किन के साथ आपने फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज रखनी है, वो आपके प्लेग्राउंड में भी फ्रेंड हो सकते हैं और जगहों पे भी, और कौन से मुख्तसर से, लिमिटेड से, कोई 2, 1, 3 ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके पर्सनल, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। वैसे इंसान ज़ाती तौर पर अकेली चीज़ों को पसंद करने वाला होता है। हमारा कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है, हमारी कोई एक फेवरेट बुक होती है, 2 से ज़्यादा नहीं होती। जो हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं वो, हमारा कोई फेवरेट टीचर एक होता है। एक चीज़ों को हम ज़्यादा फेवरेट में लेके आते हैं, हम कैटेगराइजेशन करते हैं, फिर एक के बाद 2 के बाद 3 और 3-4 से ज़्यादा मैंने नहीं देखा किसी को कोई ये कहे कि मेरे 4 बेस्ट फ्रेंड हैं, 1 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, कोई 3-4 लोग होते हैं, ये डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन सिखा देनी चाहिए बच्चों को कि इनको आपने फॉलो करना है और उन पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक और चीज़ जो बच्चों को सिखा देनी चाहिए, जो फ्रेंडशिप के प्रिंसिपल में भी है, अगर आपने किसी को दोस्त बनाया और आपने ये देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती और दोस्तों के साथ होती जा रही है और वो जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो अच्छी कंपनी नहीं है और उस कंपनी का इन्फ्लुएंस आपके दोस्त पे आ रहा है और आपके दोस्त के थ्रू आप पे आ रहा है, यानी कि उसकी गुड हैबिट्स, गुड क्वालिटीज़ जिनकी वजह से आपने रिलेशन बनाया वो ग्रेजुअली ख़त्म हो रही हैं और वो बैड क्वालिटीज़ जिनकी वजह से आप दूसरी कंपनीज को छोड़ते आए हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप पिक एंड चूज हो सकते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप को वाइंड अप किया जा सकता है या दोस्त को एक कैटेगरी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में और फिर इस तरह से निकाला जा सकता है या वहाँ पे दोस्तियाँ बदली जा सकती हैं। यानी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि ऑल द टाइम आप नज़र भी रखें कि जो विन विन सिचुएशन कभी बनी थी ये आगे भी कायम है और आगे भी कायम रह सकती है या नहीं। बिल्कुल, तो इसके हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और दोस्त ऐसा नहीं होता, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो इंसान खुद बनाता है और जब इंसान खुद कोई चीज़ बनाता है तो वो कुछ नापायदार भी होती है, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो उसकी डेवलपमेंट करते रहना, उसकी नरिशमेंट करते रहना, उसका ख्याल देखभाल करते रहना और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर इंसान को लगे कि यहाँ से मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही, सिक्योरिटी और जो सारी चीज़ें मुझे फील आनी चाहिए एक अच्छे दोस्त से, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ और बड़ी खामोशी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप वहाँ से मूव कर सकते हैं और आप ज़िंदगी में नए रिश्ते बना सकते हैं। थ्रू आउट लाइफ हम नए रिश्ते बनाते रहते हैं और नए रिश्ते बनाना, दोस्त बनाना खासकर एक स्किल है जो बचपन से पेरेंट्स बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, जो हमने सीखना शुरू कर दी। हमेशा याद रखें, लर्निंग हमारे माइंड की खुराक है, डाइट है। अगर हम बच्चों को हेल्दी डाइट नहीं देंगे तो वो अनहेल्दी डाइट लेना शुरू कर देंगे। अगर हम बच्चों को हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं सिखाएंगे तो वो अनहेल्दी फ्रेंडशिप सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, हम दोस्त बनाने वाले हैं। तो इसकी बजाय आपका बच्चा अनहेल्दी डाइट लेना शुरू कर दे, ऐसे दोस्त बनाना शुरू कर दे जो टॉक्सिक हों, पॉइजनस हों, उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब करने वाले हों। उससे पहले आप लर्निंग की ऐसी हेल्दी डाइट उसे दे दें कि वो अच्छे दोस्त बनाना शुरू कर दे और उनमें ये स्किल डेवलप हो जाए कि अच्छे दोस्तों का चुनाव कैसे होता है और फिर उन रिश्तों को मेंटेन कैसे किया जाए। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बड़ी शानदार स्किल्स बताई। मैं यहाँ पर प्रोग्राम में रुक के अपने नाजरीन को ये ऑफ़र भी देना चाहूँगी कि अगर वो दोस्ती के हवाले से कोई मालूमात जानना चाहते हैं और साइंसी मालूमात जानने में इंटरेस्ट है तो फिर कमेंट्स के ज़रिए हमें अपने क्वेश्चंस लिख के भेज दीजिए, हम यकीनन आपकी मदद ज़रूर करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अच्छा, और आज अब वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जिसमें मैं अपने कुछ पुराने प्रोग्राम्स से सवालात जो है वो आपसे पूछना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास मौजूद है ये सैयद कासिम अली शाह साहब पूछ रहे हैं और वो काफ़ी कंफ्यूज सा स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, लेकिन आई होप सो कि आप समझेंगे इस फिनोमेना को कि समटाइम हम बात को सुनते हैं मगर समझ नहीं पाते। उन्होंने भी अपनी किसी ऐसी ही लिमिटेशन का जिक्र किया है कि मैं बात सुनता तो हूँ लेकिन मुझे समझने में डिफ़िकल्टी आती है और फिर जब मुझसे कुछ पूछा जाए तो मैं जवाब कुछ और ही दे रहा होता हूँ क्योंकि वो माइंड ने रजिस्टर नहीं की होती या अंडरस्टैंड नहीं की होती। तो इसकी क्या वजह है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है?
इसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जब अगर कोई स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में रह रहा है और ऐसी बहुत सारी एंग्जाइटीज़ अपने साथ लिए हुए हैं, स्ट्रेस कोप करना नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन और कॉग्निशन दोनों लेवल पे डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। यानी कि जब वो बात को सुनते हैं तो वो अल्फाज को सुन रहे होते हैं, बात के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती और उसके पीछे उनकी कंसंट्रेशन ना बन पाना, यानी कि तवज्जो मरकूज़ ना हो पाना, ये एक बड़ी वजह होती है। एक और वजह होती है कि एक ख़ास एज में आके, जैसे अगर किसी की एज कोई 18-22 इसके दरमियान में है, तो यहाँ पे आके जो एक मैनहुड वाली फेज़ आती है, जैसे टीन एज में कुछ चेंज आते हैं तो मैनहुड में कुछ चेंज आते हैं, कुछ एग्जेक्टिव स्किल्स होती हैं उनमें कमी आ जाती है, अंडरस्टैंड करने के हवाले से, प्लानिंग करने के हवाले से, डिसीजन मेकिंग करने के हवाले से, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को बेहतर करने के लिए ये कि अगर आप किसी स्ट्रेस से, किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से भी हेल्प आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर रही, तो फिर आप किसी प्रोफेशनल से, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले लें, तो वो आपकी मदद कर देंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है। अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए आप अपनी लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करें, और लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करने के लिए अटेंटिव लिसनिंग पे फोकस करें। जैसे जब आप बात सुनते हैं तो उसे थोड़ी सी बात सुन ली, आप उसे रिफ्रेज करने की तरफ जाएं। बात सुनते वक्त आप नोटिंग करना, नोट कर लेना कुछ चीज़ें साथ साथ आपको रजिस्टर होती रहें। डेली बेसिस पे रिहर्सल करना शुरू कर देना। कुछ लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, अटेंशन स्पैन भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो कोई 1, 2, 3 मिनट सुनते हैं, उसके बाद लॉस्ट हो जाते हैं, फिर अपने आप को कनेक्ट करते हैं, फिर अपने आप को कनेक्ट करते हैं। वो जो बार बार लॉस्ट कनेक्ट हो रहा है, तो वो ऐसे ही होता है जैसे हम किसी को फ़ोन पे सुन रहे हैं तो बार बार सिग्नल आ जा रहे हैं, तो एंड पे हमें बात की समझ नहीं आती और फिर हम कहते हैं कि अच्छा मुझे तो समझ नहीं है आपने क्या कहा, रिपीट कर दीजिएगा। तो इस तरह से जब बार बार हमारे सिग्नल उड़ रहे हों और हम तवज्जो ना दे पा रहे हों और अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो रही हो, तो फिर ज़रूरत है कि हम अपने सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि तवज्जो मरकूज़ करने की एक्सरसाइज करें, जिसमें मेडिटेशन की कुछ एक्सरसाइज हैं, जिसमें आप कुछ लेक्चर, जैसे आप यूट्यूब पे लेक्चर सुनते हैं या कहीं पे और से लेक्चर सुनते हैं, तो आप हेडफोन लगाएं, कोई 15 मिनट की वीडियो है, उसमें आप जो जो सुनते जा रहे हैं वो लिखते भी जाएं, उसकी कोई समरी बनाते जाएं, यानी कि आप वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है। आपने किसी चीज़ पे कंसंट्रेट किया और आपने उसको रजिस्टर किया और उसको राइट डाउन भी कर लिया, ताकि आपके पास एक बाकायदा तौर पे एक नोट भी बन गया कि आपने इस चीज़ को ब्रेन में रजिस्टर किया। बिल्कुल। सो इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो है वो काफ़ी यूजफुल होती है, और ये एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी शार्प और शानदार होती जाएगी और आप फिर सीखते जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने किया तो दूसरे दिन आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। एक दिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है आपको 4-5 एक वीक के बाद चीजों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कंसिस्टेंसी जरूरी है, इसको करते रहें और इससे मसला बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद आमिर साहब पूछना चाह रहे हैं, इसी से मिलता जुलता ही एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि साइकोसोमेटिक पेन्स का फिर क्या किया जाए, कोई इलाज है या नहीं? क्योंकि साइकोसोमेटिक पेन्स भी सारी बिल्कुल वही होती हैं जो स्ट्रेस के थ्रू कॉज होती हैं, यानी बिहाइंड द सीन कोई इशू जो है वो साइकोलॉजिकल है और उसका आउटबर्स्ट जो है वो कोई सोमेटिक है, यानी जिस्मानी है। तो ऐसी पेन्स में फिर क्या करना चाहिए? साइकोसोमेटिक पेन्स जो हमारी पेन, वैसे हमारी बॉडी में एक अलार्म है, जैसे हम फायर अलार्म सेट करते हैं तो वो एक हीट टेम्परेचर लेवल पे जाके या स्मोक की वजह से वो बजना शुरू होता है। हमारी बॉडी में पेन एक अलार्म है, जो कोई भी अंदर में खराबी है, डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है तो उसके बाद वो बजना शुरू हो जाता है। अब अगर फायर अलार्म कभी ख़राब हो जाए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर फायर नहीं भी है तो वो बजना शुरू हो जाएगा, वो खाम अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। साइकोसोमेटिक पेन्स में पेन का जो हमारा अलार्म होता है उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जब अंदर से कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं भी होती और हमारा माइंड ये बताता है कोई डिफ़िकल्टी है और वो रॉन्ग मैसेज होता है, वो रॉन्ग मैसेज की वजह से हमारा अलार्म लगना शुरू होता है, हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाता है पेन का, क्योंकि हमारे अलार्म ने ये मैसेज लिया कि अंदर कोई डिफ़िकल्टी है। फिर हमारा ब्रेन इन चीज़ों में फ़र्क नहीं कर सकता कि हम रियलिटी में हैं, हम फैंटेसी में हैं, वो अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो उसकी शिद्दत, उसकी सेवेरिटी बिल्कुल हम वैसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे हकीकी पेन की एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने अलार्म पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि ब्रेन कोई फॉल्स अलार्म ना दे,
फॉल्स अलार्म को बंद करने के लिए CBT का एक प्रोसेस है, यानी कि आप अपनी कॉग्निशन पे वर्क करना शुरू कर दें, आप एविडेंस देखें जो आपकी पेन में, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देना शुरू कर दें कि ये एक मेरा फॉल्स अलार्म है, मेरे बॉडी में जब पेन्स या डिफ़िकल्टीज नहीं हो रही, इनके पीछे मेरी एंग्जाइटी है, इनके पीछे मेरी वरीज हैं, मैंने उनके ऊपर काम करना है। और जब पेन या कोई ऐसा फॉल्स अलार्म हो, हम अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। ऐसा नहीं होता अगर अलार्म लगा है तो हम फ़ौरन से उसकी रेमेडी तलाश करना शुरू कर दें, पेन किलर खाना शुरू कर दें। अगर वो एक दो बार ऐसे फॉल्स अलार्म लगाता है तो हम अपने आप को कहीं और एंगेज करने की कोशिश करें, हम कोई और ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश कर दें जब हमारे थॉट्स डिस्पर्स होना शुरू हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। हम स्ट्रॉन्ग मैसेज देना शुरू कर दें कि ये एक फॉल्स अलार्म है, इसे मैंने बीट करना है, इसे मैंने कंट्रोल करना है, और कोपिंग स्टेटमेंट देना शुरू कर दें, आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ, आई कैन डू इट, एंड इट इज़ नॉट गुड साइन कि मैं फॉल्स अलार्म, अपनी बॉडी के फॉल्स अलार्म पे खामखा पे अपने आप को परेशान करता रहूँ। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट देना और अपनी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को हाई रखना, आई कैन डू इट, मैं बड़ा वर्थ वैल्यू हूँ, मैं खामखा में फॉल्स अलार्म के साथ ऑपरेट नहीं हो सकता, और मुझे डिफ्रेंशिएट करना आता है, और मैं अब समझ चुका हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम क्या है, इनसाइट डेवलप करना। और फिर जैसे अगर कुछ क्यूड हैं, कुछ चीज़ें एसोसिएट हैं कि वो अलार्म, जो एंग्जाइटी के साथ ये सोमैटिक अलार्म्स होते हैं, इनकी कंडीशनिंग होती है कुछ ख़ास चीज़ों के साथ। वो जो वरीज या एंग्जाइटीज़ होती हैं वो उन चीज़ों से मिली जुली हुई होती हैं। जैसे कोई स्कूल जाने से पहले बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाना, या कुछ और ऐसी डिफ़िकल्टीज होना, कोई काम आ गया, स्ट्रेस बर्डन ज़्यादा हो गया तो हेडेक स्टार्ट हो जाना, सर दर्द होना शुरू हो जाना। तो ऐसी अलामतों को, ऐसे क्यूब को, ऐसी निशानियों को आप आइडेंटिफाई कर लें और फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि ये वो मेरी अलामतें या निशानियाँ हैं जो कि फॉल्स अलार्म देती हैं, जो फॉल्स मैसेज देती हैं मुझे, और मैंने इनको फॉलो नहीं करना, और मैंने अपने आप को हेल्दी मैसेज के साथ ऑपरेट करना है। और ये मैसेज जब आप देना शुरू कर देंगे तो ग्रेजुअली आपका माइंड सीखना शुरू कर देगा। जैसे जैसे माइंड सीखता जाएगा वो आपको ये फॉल्स अलार्म्स कम से कम करना शुरू कर देगा। हो सकता है शुरू में इनकी शिद्दत थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि जब हम अपने माइंड की बात नहीं मान रहे होते और ऐसी बात जिसके बाद उसे कोई रिलीफ मिलता है तो वो ज़्यादा सवेरिटी के साथ अटैक करता है। लेकिन ये एक सूडो अटैक है, ये एक सूडो वार है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऐसी वार है जिसमें कभी कभार कोई ट्वीट आ जाता है लेकिन असल में जंग नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ही आपने अपने आप को मैसेज देना है कि सूडो वार है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। जब आप इस सूडो वार को, इस वरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, फतह कर लेंगे, तो फिर यकीनन इससे आपकी जान छूट जाएगी। बहुत ही अच्छे। अच्छा, एक क्वेश्चन नईमा अकील साहिबा हमसे पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे भांजे को मरने की आदत है, बड़ों को भी मारता है, दादा दादी को, सबको, और हमने उसको प्यार से मार के हर तरीके से समझा के देखा है मगर कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोई सोल्यूशन बताएं। बच्चे जब इस एज में होते हैं, कोई 4-5 साल की एज में होते हैं, तो उनकी लर्निंग जो हो रही होती है वो हैबिट्स के थ्रू होती है, यानी कि आदतों के थ्रू होती है। और हैबिट्स कभी भी जो रूटीन डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से नहीं होती। हैबिट्स जब भी चेंज होती हैं वो, यानी कि हैबिट्स डेवलप होती हैं पहले, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से डेवलप होती हैं। और जब हैबिट्स को हमने ख़त्म करना होता है तो दो तरह से काम करते हैं, एक जो क्यों मिल रहा है उस पर काम करते हैं और एक जो रिवॉर्ड मिल रहा है उस पर काम करते हैं। थोड़ा सा और आसान करके मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चे इस तरह के रवैये करना शुरू हो जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड ज़रूर जुड़ा होता है जो बच्चों को इनाम के तौर पे मिलता है। जैसे अगर वो दूसरों को मारते हैं तो हो सकता है उससे उन्हें ये रिलीफ के सारे उनसे डरते हो, उन्हें ये रिलीफ, अच्छा इसकी बात ना मानो, इसे चीज़ दे दो, इसे तो शो ही करना है, ये तो तंग करेगा, ये खाम में मारना शुरू कर देगा, इसे कोई ना तंग करे। यानी कि उसके वो एडवांटेज बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। अब इन एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप बच्चे ने किसी को मारा है या किक किया है या हर्ट किया है, टेंटर बिहेवियर शो किया है, उसके बाद आप बच्चे को डांटते हैं या आप एक किधर से लगाते हैं, किधर से लगाते हैं, और उसके बाद बच्चे ने कॉन्सिक्वेंसेस फिर भी हासिल कर लिए। कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि उसने खिलौना लेने के लिए बच्चे को मार रहा था। अब उसने मारा और कहा कि ये लो, दफा हो जाओ, अपना खिलौना पकड़ो। अब बच्चा ये नहीं सीखेगा मुझे मार पड़ी है, वो ये सीखेगा कि खिलौना तो मुझे मिल गया ना, ये मेरा मकसद पूरा हो गया। जब ऐसी आदतों को हम बदलते हैं बच्चों को, तो कॉन्सिक्वेंसेस बदल देते हैं। वो चाहे जैसा भी टेंटर बिहेवियर शो कर रहा है उससे आप अलग से डील करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे नहीं होने देते। जो उसने डिमांड किया वो पूरे नहीं करते। उसको ये भी बताना, यानी उसको ये शो कराना बहुत ज़रूरी है कि जो बिहेवियर वो पुट इन कर रहा है, बड़ों को मार रहा है,
तो बड़े इस चीज़ पे राज़ी नहीं है, बड़े उसको रिटेलिएट करें, उसको बताएं कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका ये बिहेवियर। लेकिन देखा ये गया है कि समटाइम जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1, 1.5, 2 साल का होता है और वो हाथ उठाना शुरू करता है, तो उस वक्त इंजॉय किया जा रहा होता है कि देखो ये हल्के हल्के थप्पड़ मार रहा है, तो वो बड़ा मज़ा लिया जा रहा होता है उन चीज़ों से, जो कि बच्चे को भी एट दैट पॉइंट बड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है उसके लिए भी, कि वो इन चीज़ों को फिर आइंदा भी इस्तेमाल करेगा। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस को हम रोक देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, स्टार्ट में बच्चों को मारना पहले ट्रेंड किया जाता है, फिर वो हैबिट्स कवर नहीं हो पाती। तो कॉन्सिक्वेंसेस को रोकना बंद करें। और जब नॉर्मल हालात से मुराद ये है कि जब बच्चा कोई जिद ना कर रहा हो, तो उस टाइम पे बड़े सीरियस लेवल पे, अलग लेवल पे माँ या बाप या कोई एक ऐसा कंसर्न पर्सन बैठ के बच्चे के साथ निगोशिएट करे कि जब आप इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं तो ये एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है, अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपकी ये मज़ीद चीज़ें रोक दी जाएंगी, ये आपको एज अ रिवॉर्ड नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप यही बात गुस्सा करने की बजाय, मारने की बजाय प्यार से कहेंगे, तो उसमें से हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि बात मान ली जाए। और जैसे वो टेंटर बिहेवियर शो करता है, तो बच्चे को ये मैसेज देना कि ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये रिवॉर्ड, ये खिलौना इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि आपने अपने साथ किए हुए या हमारे साथ किए हुए वादे को पूरा नहीं किया और आपने दोबारा से मारपीट की है, इसलिए ये रोका जा रहा है। बच्चे को वाज़ह तौर पे पता हो और बच्चे को ये मैसेज मिल जाए, अच्छा ये जो मुझे पनिश मिल रही है, यही मुझे रिवॉर्ड मिलना बंद हो गया है, या ये चीज़ें मुझसे दूर की जा रही हैं, तो इसके पीछे वजह ये है कि मैं मारना शुरू हो गया हूँ। वो 1, 2 बार 3 बार ऐसा करेगा, उसके बाद खुद से कहना शुरू कर देगा कि नहीं अब मैं मार पिटाई नहीं करूँगा, अच्छा आप चीज़ें दे दें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में जब आप रोकते हैं तो बिहेवियर ज़्यादा बढ़ते हैं, वो ज़्यादा टेंटम शो करेगा। जैसे बच्चों की छोटी सी जिद होती है कोई और वो रोते हैं तो मान ली जाती है, नेक्स्ट टाइम पे जब वो रोते हैं नहीं मानी जाती तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर अगर मान ली जाती है तो नेक्स्ट टाइम वो सीख जाते हैं कि लास्ट टाइम मैं रोया था, बात मान ली थी, फिर रोने से नहीं मानी, चीखने चिल्लाने से मानी है, तो अब तो मेरा अगला ही काम ये होगा कि मैं लेटना शुरू कर दूं। डायरेक्ट वो पहला काम ही लेट के करेगा और इतना बड़ा थ्रेट क्रिएट कर देगा। अब जब बच्चे को ये है कि मार पिटाई करने से मुझे चीज़ नहीं मिल रही, तो वो वही करेगा जिससे उसे चीज़ मिल रही थी, यानी कि वो अपनी एफर्ट्स डबल कर देगा। जो चीज़ हमने अचीव करनी होती है लाइफ में नहीं मिल रही होती, तो प्रिंसिपल ये होता है कि हम अपनी एफर्ट्स डबल कर दें। वो अपनी मेहनत बढ़ा देगा, यानी कि वो ज़्यादा जोशो जज्बे से मार पिटाई करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो ज़्यादा जोशो जज्बे से मार पिटाई करेगा, ज़्यादा टेंटर बिहेवियर शो करेगा, तो बच्चे को ये सिखाना है कि जितना ज़्यादा भी आप करते जाएंगे ये रवैया गलत है, इससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। यानी ये रवैया किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बात उसे अच्छी तरह बावर करा दी जाए कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये काबिल कबूल नहीं है। और जब वो नॉर्मल वे में बातचीत करे, जब वो कहे कि अच्छा ये चीज़ मुझे चाहिए, और फिर वो अगर चाहिए तो पेरेंट्स बड़ी खुशी खुशी दे दें और फिर उसे अप्रिशिएट भी करें, फिर उसकी तारीफ भी करें। और जैसे ही वो ऐसा बुरा बिहेवियर शो करे तो उससे अलग थलग हो जाएं, उसे बैड फील करवाएं कि जो आप अभी आप कर रहे हैं इट्स नॉट गुड, इतना कह के अलग थलग, मतलब बच्चे को ये फील करवाएं कि ये बुरा बिहेवियर है, ये अच्छा बिहेवियर है, एंड इट विल टेक टाइम। ये कोई 1-2 हफ्तों में बच्चों की हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद वो नई आदतों को सीख लेंगे। सही। अच्छा, आखिरी सवाल मेरे प्रोग्राम का है जो कि मैं चाहूँगी जवाब तो इस पे शायद आप ना दें, क्योंकि इस मौजू के ऊपर आज का पूरा प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है। सवाल ये है, फ़रहत नसीम साहबा पूछ रही हैं, वो कहती है कि मेरी बेटी को फ्रेंडशिप करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आती, नहीं शी इज़ नॉट एबल टू मेक फ्रेंडशिप, और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और वो दूसरों से बात करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है उसको। तो इसके हवाले से आज हमने वैसे पेरेंटिंग के रूल्स बताए हैं कि माँ बाप कैसे बच्चे को दोस्ती में मदद फराहम कर सकते हैं, कैसे वो उसको अहमियत बता सकते हैं कि बीइंग अ सोशल एनिमल आपको सोसाइटी में मूव करने के लिए आपकी समाजी और आपकी ज़हनी, नफ्सियाती, आपकी जज्बाती और आपकी रूहानी ज़रूरतों को कैसे दोस्तों के साथ ही पूरा किया जा सकता है। सो मैं चाहूँगी आप ही थोड़ा सा अगर इस पे बताना चाहें ताकि हम इस प्रोग्राम को आज ख़त्म करें। बच्चे बाय बर्थ, जब यानी कि साइकोलॉजिकल बर्थ की अब मैं बात कर रहा हूँ, जब साइकोलॉजिकल बर्थ होती है तो वो बड़े सोशल होते हैं और बाय बर्थ भी सोशल होते हैं, वो इंटरेक्ट करने वाले होते हैं और वो बड़ी गर्म जोशी के सब दोस्त बनाने वाले होते हैं। अगर उनके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाएं, यानी कि वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर दें,
तो वो ये सीख जाते हैं कि सोशलाइजेशन से ए सोशलाइजेशन, यानी कि मिलजुल के रहने से तन्हाई ज़्यादा पसंद है। बच्चे उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जहाँ वो प्लेयर सी करते हैं, जहाँ वो सिक्योर फील करते हैं। हमारा ब्रेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करता, हमारा ब्रेन पेन प्लेयर प्रिंसिपल पे चलता है। जहाँ से हमें पेन मिलता है वहाँ से हम अवॉइड करते हैं, और जहाँ पे प्लेयर हमें मिलता है हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं। अब अगर बच्चे अपना कोई एरोनियस जोन यानी कि अपना कंफर्ट जोन इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि वो दूसरों से लग थड़ग रहना है, दोस्ती नहीं बनानी और उसमें इंजॉय करते हैं, तो वो उसे इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर वो उससे बाहर निकलते हैं तो उन्हें अनकंफर्ट फील होता है। सबसे पहली बात कि मदर उनके साथ स्ट्रॉन्ग रेपोर बिल्ड करें और साथ में स्किल्स सिखाना शुरू कर दें। स्किल्स सिखाने से मुराद ये है कि वो ऐसी महारतें उनको सिखाना शुरू कर दें, जैसे वो ऑब्जर्व करें। मदर को बड़े जल्दी से आइडिया हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ पे आ रही है। जैसे उन्हें दूसरों से इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो जब भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मदर क्लैपिंग करें, उनको अप्रिशिएट करें, वेरी गुड। और फिर उन्हें कुछ स्किल्स ऐसे सिखाना शुरू कर दें, जैसे अपना इंट्रोडक्शन करवाना और कुछ ऐसे सवालात जो बच्चों को इनसिक्योर फील करवाते हैं, जिनकी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे सवाल पहले से बच्चों को तैयार करवा दें। अपना इंटरेस्ट शेयर करना, हॉबीज शेयर करना, अपना तारुफ करवाना और अपनी तारीफ करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। जैसे नाम लेके बच्चा कहे कि जैसे अगर बेटी का नाम आमना है तो वो कहना शुरू कर दे कि आमना बहुत अच्छी बच्ची है, आमना स्कूल जाती है, आमना दोस्तों से मिलती जुलती है, आमना मामा की बात मानती है। तो अपने बारे में बच्चों को सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है, और ऐसी कोई पोएम रेम उन्हें अपने बारे में लिखे जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, जो उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। जैसे वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगी तो फिर वो उनको अप्रिशिएट करें, फिर उनको उनकी सिक्योर फील करवाएं उनको सोशलाइज करने में। तो इससे एक इनिशिएट मिलेगा, और उसके बाद रिमेनिंग आज का सारा टॉपिक ही हमारा इस पे था कि वो बाकी सारी स्किल्स सिखाएं और सोशलाइज। आज का अगर हमारा प्रोग्राम देखें तो यकीनन उनको इस वे में भी हेल्प मिलेगी कि कैसे वो अपनी बेटी को हेल्प कर सकती हैं अच्छी दोस्तियां बनाने में और अच्छी दोस्ती की अहमियत उजागर करके। नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म होता है, लेकिन मैं जाते हुए भी आपको ये ऑफ़र ज़रूर दूँगी कि अगर आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम में किसी पॉइंट को नहीं समझ पा रहे या आप अपने किसी ज़ाती मसले के ऊपर हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में सवाल लिख के भेज दीजिए और यानी हमारी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते तो भी हमारे पास एक रास्ता है कि आप इनबॉक्स के थ्रू हमें अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भेज सकते हैं। हम यकीनन आपके क्वेश्चंस को ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इजाज़त हम चाहेंगे इसी पॉइंट के साथ कि हम चाहते हैं कि आप खुश रहें और खुश रहने दें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।